यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ पेपर 2 हिंदी जून 2015। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 सरहपाद। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। प्रश्न 2 है दोस्तों, पंक्ति है, संदेशौ सविथरौ पई मई कहणु न जानी ते कालांगुली मृदंडौ सो वाहंडी समाई। सो वाहंडी समाई। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों अध्ययमान यानी अब्दुल रहमान। ऑप्शन 2 अब्दुल रहमान की पंक्ति है। दोस्तों प्रश्न पत्र में कहीं कहीं मिसप्रिंट नजर आएगा आपको, बहुत मुश्किल से अरेंज किया है क्वेश्चन पेपर, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक है। प्रश्न तीसरा है दोस्तों हमारा, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तो दोस्तों नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। ऑप्शन 2 कृष्ण गीतावली, ये भी तुलसीदास की है। ऑप्शन 3 हनुमान चरित। तो दोस्तों हनुमान चरित ये तुलसीदास की रचना नहीं है। बाकी ऑप्शन 4 पार्वती मंगल भी तुलसीदास की रचना है। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन 3 हनुमान चरित। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 5, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में हैं। तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन 3 विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही ने कहा है कि जायसी पहले एक कवि हैं और बाद में एक सूफी हैं। ठीक है। प्रश्न 6, जसोदा कहाँ हूँ बात, जसोदा कहा कहूँ मैं हूँ बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहे नहीं जात। यानी कि तुम्हारे पुत्र की जो कर्तव्य हैं, यानी कि जो ये हरकतें हैं वो मुझसे कहीं नहीं जाती, जसोदा मैं तुमसे क्या बात कहूँ। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से कृष्ण के से संबंधित हैं पंक्तियां हैं। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता हैं प्रश्न ऑप्शन 4 चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की पंक्तियां हैं। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से सुनिए, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। फिर से सुन लीजिए, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो दोस्तों बताना है कि आचार्य कवि ने काव्य रसिक को यानी किस काव्य रसिक को परिभाषित किया है। ठीक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 भिखारी दास। तो भिखारी दास ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों रीति मुक्त कविता की विशेषता है ऑप्शन ए यानी फर्स्ट स्वच्छंदता। स्वच्छंदता, ध्यान रखिए, रीति मुक्त कविता की विशेषता है। अगला प्रश्न है 9, एकांत संगीत किसकी रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 सही उत्तर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचना है एकांत संगीत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 10वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, दुखिनी बाला नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2 है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का नाटक है दुखिनी बाला। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन 3 मोहब्बत की राहें प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। प्रश्न 12 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह
फणीश्वरनाथ रेणुका नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ गरीबी हटाओ फणीश्वरनाथ रेणुका कहानी संग्रह नहीं है। बाकी आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी, अग्निखोर, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 13वां, ध्यान दीजिए दोस्तों स्क्रीन पर। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल, तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड त्यागपत्र, जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र, उसकी प्रमुख पात्र हैं मृणाल। प्रश्न 14, बंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट आवा उपन्यास बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न 15, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू के चिट्ठे निबंध इनका। प्रश्न 16, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति थे? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड बाबू राधा कृष्ण दास काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम यानी पहले सभापति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी में भी पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 17, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ पूर्ण विराम जो है वो ऐसा चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके अतिरिक्त डॉट, कॉलन और ये क्वेश्चन मार्क जो है इंग्लिश से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18वां दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों यह एक पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, ला याद रखना, या रा ला वाशा, इस लाइन में जो आएंगी वो पार्श्विक ध्वनि होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड उपमा शब्दालंकार नहीं है। प्रश्न 20, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ सही उत्तर अभिनव गुप्त। अगर आपने पिछले प्रश्न पत्र देखे होंगे तो मैंने बताया था कि अभी दोनों के शब्दों के आगे क्या है, अभी लगा हुआ है, तो इससे भी आप इसके आचार्य की पहचान कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है। ठीक है, ट्रिक है ये छोटी सी। तो अभिव्यक्तिवाद की स्थापना अभिनव गुप्त ने की। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही उत्तर है दोस्तों। सबसे पहले श्रवाकाचार, फिर भरतेश्वर बाहुबली रास, फिर चंदन बाला रास आसगु कवि की, ठीक है, फिर रेवंतगिरी रास। ठीक है ना, तो ये हमारी आदिकालीन रचनाएं हैं जिनका सही अनुक्रम है श्रवाकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, रेवंतगिरी रास। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में और जानना है, इनसे संबंधित प्रश्नों को समझना है, तो मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस के वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम बताना है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है, काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व और अंत में अलंकार कौतुब। ठीक है, अलंकार कौस्तुभ। ठीक है, तो ध्यान रखना, काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथ हैं जो कि कालक्रमानुसार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 23 है दोस्तों हमारा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचक, ध्यान रखना भारतीय आलोचक नहीं पूछे जा रहे, पाश्चात्य आलोचक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है,
ठीक है, देखते हैं क्या है। जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, फिर हमारे कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नोल्ड, फिर क्रोचे। ठीक है, तो पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम बताना है तो सबसे पहले जॉन ड्राइडन, फिर कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नोल्ड और ये फिर क्रोचे अंत में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो जॉन है ना तो जे, फिर कॉलरिज के, फिर मैथ्यू आर्नोल्ड यानी एम, जे के एल एम, इस तरीके से मतलब आप कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं। तो जे के एम और एंड में सी। ठीक है, क्रोचे, तो इसका आप अलग से देख लेना। तो ये है जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, क्रोचे, ये है पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, उपन्यासों का कालक्रम देखते हैं। घराऊ घटना, घराऊ घटना, फिर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, फिर इसके बाद है अद्भुत प्रायश्चित, फिर है अंगूठी का नगीना। ठीक है, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, फिर अद्भुत प्रायश्चित और अंत में अंगूठी का नगीना। ये सभी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यास हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 25 है दोस्तों। 25वां प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो आत्मकथाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले में क्या है हमारा, पिंजरे का अपने अपने पिंजरे। ठीक है, फिर जूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द, ये सभी कौन सी हैं, दलित आत्मकथाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने अपने पिंजरे, फिर जूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द, ये सभी क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाएं हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 26वां दोस्तों। 26वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु का के उपन्यासों का सही अनुक्रम दोस्तों इस ये है। प्रश्न 26 का ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, मैला आंचल, प्रति परिघता, दीर्घतपा, जुलूस, मैला आंचल, प्रति परिघता, दीर्घतपा, जुलूस। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई थी इनके उपन्यासों के लिए। मैल पर दीर्घ तपा कितने पलटू राम, मैल पर दीर्घ तपा कितने पलटू राम। तो कुछ इस तरीके से ट्रिक थी। ठीक है, याद कर लीजिए। कम से कम आपको कालक्रम याद नहीं होगा तो कम से कम आपको उनके उपन्यास तो याद हो ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां है दोस्तों हमारा प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके, ये सभी क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। कहानी संग्रह हैं ये सारे। ठीक है, ध्यान रखना, कहानी संग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, जन्म काल के अनुसार तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। सियाराम शरण गुप्त सबसे पहले, फिर सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त, फिर सोहनलाल द्विवेदी, फिर श्याम नारायण पांडे, फिर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर याद रखना दोस्तों। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये सभी क्या है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 29 है दोस्तों, निम्नलिखित दैन दिनियों, ठीक है, डायरियों यानी कि डायरियों, दैन दिनियों को बोलेंगे डायरियों। ठीक है, इनका सही कालानुक्रम क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन थर्ड हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन थर्ड, ठीक है, क्या है, दैन दिनी डायरी के कुछ, दैन दिनी सबसे पहले दैन दिनी, फिर डायरी के कुछ पन्ने,
मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। सबसे पहले डायरियों के कालक्रम पूछा जा रहा है, इस बार अलग क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी थोड़ा डीपली और पूछने लगे हैं प्रश्नों को। तो दैनंदिनी सबसे पहले लिखी गई, फिर डायरी के कुछ पन्ने आया, फिर मेरी कॉलेज की डायरी देखी गई और अंत में प्रवास की डायरी, ठीक है। ये सारा क्या है, कालक्रम है दैनंदिनी यानी डायरियों के। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 30वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमारा ऑप्शन पहला सही है, ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका और अंत में सरस्वती, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा जा रहा है, कंफ्यूज मत होना। हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका और अंत में सरस्वती, ये हमारे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार आप चेक कर लेना फिर भी, ठीक है, कि कौन से पहले आई है, थोड़ा सा देख लेना। वैसे तो आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें आंसर लगाए हैं, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न 32वां प्रश्न है हमारा, ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है, लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, इसके लेखक कौन है दोस्तों, साहित्य लहरी के, तो साहित्य लहरी के लेखक हैं हित हरिवंश, ठीक है, हित हरिवंश। फिर है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका के कौन है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्रश्न 31 करना था हमें, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए आप एक बार। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है, ठीक है। कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सी रचना है हमारी। सबसे पहले है जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, सुमति गणी, सुमति गणी की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। फिर देखते हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये तो आपको याद होगा ही, चंद्र बरदाई की रचना है। फिर है श्रावकाचार, श्रावकाचार किसकी रचना है दोस्तों, देवसेन की रचना है, ठीक है। फिर है नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास, ये किसकी रचना है दोस्तों, नेमिनाथ रास किसकी रचना है, ये जल्दी से बताइए। तो दोस्तों देखते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें फिर से गड़बड़ है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए फिर से एक बार और। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका है किसकी, मधुकर कवि की, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। और पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की, श्रावकाचार है देवसेन की, ठीक है, देवसेन की रचना है श्रावकाचार। और अंत में नेमिनाथ रास, ये किसकी है, सुमति गणी की, सुमति गणी की रचना है नेमिनाथ रास, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट हो रखा है, सुमति मणि लिखा हुआ है, सुमति गणी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न 32, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं, ग्रंथ दिए गए हैं, सबसे पहला है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी के लेखक कौन है दोस्तों, ध्यान रखना, साहित्य लहरी है सूरदास की, ठीक है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, ठीक है। फिर है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी रचना है दोस्तों, प्रेम वाटिका है रसखान की। फिर है रसमंजरी, रसमंजरी किसकी रचना है दोस्तों, ये है नंददास की, ठीक है, रसमंजरी नंददास की। फिर है भक्त नामावली, भक्त नामावली किसकी रचना है दोस्तों, ध्रुव दास की रचना है भक्त नामावली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। तो प्रश्न 33 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ मिलाना है। तो यहाँ कुछ कवि दिए गए हैं, ठीक है, कवियों के साथ उनकी रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आलम कवि, ठीक है, आलम कवि की रचना कौन सी है, तो आलम कवि की रचना है दोस्तों माधवानल कामंद कला, ठीक है, आलम कवि, ठीक है, माधवानल कामंद कला, ठीक है, काम कंदला, ठीक है। आगे देखते हैं बी घनानंद, घनानंद की रचना कौन सी है, तो दोस्तों सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध घनानंद की रचना है, ये सभी रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। आगे देखिए
ठाकुर। ठाकुर की रचना कौन सी है? तो दोस्तों ठाकुर की रचना है हमारी कौन सी? फोर्थ, यानी कि ठाकुर ठसक। ठाकुर ठसक, ठीक है, ये ठाकुर ठसक। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। ठाकुर ठसक किसकी रचना है? ये ठाकुर की, ठीक है। ऑप्शन डी है द्विजदेव। ऑप्शन डी द्विजदेव। द्विजदेव की रचना कौन सी है दोस्तों? द्विजदेव की रचना है ये आपकी श्रृंगार लतिका सौरभ। श्रृंगार लतिका सौरभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 34 देखते हैं दोस्तों। 34वां प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो क्या है? ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। प्रश्न 34 है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले, एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में, ठीक है। तो ये किसकी रचना है दोस्तों? ये रचना है हमारी किसकी है? ये थर्ड ऑप्शन अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की रचना है एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में, ठीक है, अशोक वाजपेयी ये यहाँ पे, ठीक है। फिर है दूसरा, यहाँ से देखो। यहाँ से देखो किसकी रचना है दोस्तों? ये रचना है हमारे केदारनाथ सिंह की रचना है, ठीक है। फिर बात बोलेगी। बात बोलेगी ये किसकी रचना है? ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट शमशेर, ठीक है ना, बहादुर सिंह। ये आई भी हुई पंक्ति है, पिछले पेपर में कई बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है। बात बोलेगी तो शमशेर बहादुर की ये रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आत्मजयी। आत्मजयी किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन डी 2, यानी ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो यानी कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 35। तो 35वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सूखी डाली। सूखी डाली किसकी रचना है? तो दोस्तों सूखी डाली है हमारे किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क की सूखी डाली, ठीक है। आगे देखते हैं कारवां। कारवां किसकी रचना है दोस्तों? तो कारवां रचना है भुवनेश्वर प्रसाद की, ठीक है, भुवनेश्वर प्रसाद की, ठीक है। आगे देखते हैं बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु किसकी रचना है दोस्तों? राम कुमार वर्मा की रचना है, ठीक है, बादल की मृत्यु। ऑप्शन डी एक घूंट। एक घूंट एकांकी है दोस्तों, ये सारी की सारी एकांकी हैं, ठीक है। तो ये जो एक घूंट है ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की एकांकी है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहली रचना कौन सी है? मेरी आत्म कहानी, ठीक है। मेरी आत्म कहानी किसकी है? ये शिवनंदन सहाय। शिवनंदन सहाय, ठीक है। मेरी आत्म कहानी इनकी नहीं है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। मेरी आत्म कहानी, ठीक है, ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, ये तो याद ही होगा, महादेवी वर्मा, ठीक है। इसके बाद आती हैं माटी की मूर्तें, ये राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। और फिर अंत में हरीशचंद्र। हरीशचंद्र किसकी है? शिवनंदन सहाय की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 37 दोस्तों, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। लेखिकाओं को मिलाना है उनकी रचनाओं के साथ। तो देखते हैं कौन कौन सी लेखिकाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती हैं ममता कालिया। ममता कालिया की रचना कौन सी है दोस्तों? ममता कालिया की रचना है एक पत्नी की नोट्स। एक पत्नी के नोट्स, ममता कालिया, ठीक है। फिर है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में एरर है, ठीक है, एक पत्नी के नोट्स 2 बार दे दिया है, ठीक है। तो नासिरा शर्मा की कौन सी होगी, ठीक है। तो देख लेना आप इसमें से कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? चित्रा मुदगल इनकी कौन सी है? तो एक जमीन अपनी, ठीक है, चित्रा मुदगल। तो सबसे पहले फिर अब डी ऑप्शन क्या है? अलका सरावगी, ठीक है, अलका सरावगी। तो शेष
कादम्बरी, शेष कादम्बरी इनकी रचना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग आपके मिलान कर दिए हैं, फिर भी मुझे डाउट है इसमें, तो इसके आंसर आप एक बार खुद से मिलाने की कोशिश करेंगे और सही आंसर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग एरर है क्वेश्चन पेपर में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 38वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले है 38वें प्रश्न में निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। ठीक है ना, औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, ये किसकी रचना है? तो सबसे पहले देखेंगे क्षेमेंद्र की रचना। जहाँ पे भी औचित्य की बात होगी वहाँ क्षेमेंद्र जरूर होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका सिद्धांत ही औचित्य सिद्धांत है, याद रखिए। तो औचित्य विचार चर्चा किसकी है? ये शास्त्रीय कृति तो क्षेमेंद्र की। फिर है ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक किसकी है? आनंद वर्धन, आनंद वर्धन। ठीक है, मैंने बताया था आनंद वर्धन के नाम में ध आ रहा है और ध्वन्यालोक की शुरुआत ध से होती है, तो इस तरह से ट्रिक बनाइए। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन सी, श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये भोजराज की। ठीक है, भोजराज की रचना है श्रृंगार प्रकाश। अगला है डी ऑप्शन, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी रचना है दोस्तों? राजशेखर की रचना है काव्य शास्त्रीय रचना काव्य मीमांसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 39वां प्रश्न है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका है ये दोस्तों? शिवदान सिंह चौहान का आलोचनात्मक ग्रंथ है। फिर है हमारा शब्द और मनुष्य, ये किसका है? तो शब्द और मनुष्य है परमानंद श्रीवास्तव का। ठीक है, फिर है अज्ञेय वागार्थ वैभव। अज्ञेय वागार्थ वैभव ये किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो दोस्तों रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह। फिर डी ऑप्शन, लोकवादी तुलसीदास। लोकवादी तुलसीदास ये किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 40वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले है हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है कौन सा? रक्षा बंधन, याद रखिए। फिर है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत इनका नाटक है दोस्तों अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी। फिर है हमारा कौन सा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है दोस्तों हमारा सन्यासी। कौन सा? सन्यासी, याद रखिए सन्यासी। ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इनका नाटक है कौन सा? तो दोस्तों अशोक। अशोक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार का नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्थापनाएं हैं और कुछ तर्क हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सीधा आप स्क्रीन पर देखते जाइए ऑप्शन, और मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप इसको सुनिए और देखिए। ठीक है, स्थापना है प्रश्न 41, मनुष्यों को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तर्क है दोस्तों हमारा, क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड ए सही है, आर भी सही है, यानी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 42, स्थापना। स्थापना है दोस्तों अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। ठीक है, तर्क है हमारा, क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ए सही है और आर गलत है, यानी स्थापना हमारी सही है और हमारा तर्क जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 43 है दोस्तों हमारा, देखिए स्थापना, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। तर्क है दोस्तों,
क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है। इसे ही हृदय की मुक्त अवस्था कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही उत्तर है, जिसमें ए और आर दोनों ही गलत हैं, यानी स्थापना भी गलत है और तर्क भी हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 44वां। ठीक है, स्थापना देखिए, फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की सिंचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। ठीक है, तो तर्क है हमारा, क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन सेकंड है ए सही और आर गलत, यानी कि स्थापना सही है और हमारा तर्क जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 45 है दोस्तों हमारा, स्थापना है काव्य का जो चरम लक्ष्य समृत को आत्मवृत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क देखिए दोस्तों, क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रवृत्ति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड यानी कि ए सही और आर भी सही, यानी हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 46 से 50 के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पढ़ते हैं, चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, कंटेंट थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुन तो सकते ही हैं। ठीक है, तो कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इनका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा अनुच्छेद। तो देखते हैं अब इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न 46 है दोस्तों, भावों का व्यायाम और परिष्कार कब संभव है? तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों, व्यापारों के साथ स्थापित होने पर भावों का व्यायाम और परिष्कार संभव है। प्रश्न 47 है दोस्तों, अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है, क्योंकि ऑप्शन 2 सही है, यानी ऑप्शन सेकंड सही है। अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 48 है दोस्तों, मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती है? तो दोस्तों मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव हृदय के सामंजस्य के कारण करती है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखते हैं। प्रश्न 49 दोस्तों, शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, लोक सामान्य की भाव भूमि
से हृदय को मिलाने से, लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिलाने से शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। प्रश्न 50 है दोस्तों, अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दिशा में संभव है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड, यानी लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार संभव है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।